हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि प्री का एग्जाम हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया। अब अगर हमें सीट चाहिए, हमें जॉब चाहिए, तो हमें मेंस की प्रिपरेशन उसी जोर शोर से करनी होगी, तब भी कहीं जाके हम सीट पर बैठ पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पहली बार मेंस देगा आरआरबी के, तो उनको ये सारी चीजें जानने का पूरा पूरा अधिकार है और उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक रणनीति क्या होनी चाहिए, परफेक्ट रणनीति क्या होनी चाहिए आरआरबी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में देने के पहले। क्योंकि अगर मैं क्लर्क या पीओ की बात करूं, एग्जाम का पैटर्न सेम है, बस एग्जाम के लेवल में कहीं ना कहीं फर्क आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न दोनों का ही, क्लर्क हो या पीओ हो, मेंस का पैटर्न सेम है। भैया क्या पैटर्न है, तो समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग की 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मैथ आएगी 40 क्वेश्चन 50 नंबर की, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, और इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जीए आएगा आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। ऐसे आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। मैथ चाहे सॉरी पीओ की बात करूं या क्लर्क की बात करूं, दोनों का सेम ही पैटर्न है। मेंस का ध्यान रखना, सारे सब्जेक्ट सब कुछ नंबर वगैरह सब कुछ सेम है, पीओ हो या क्लर्क हो। ठीक है, ये तो ही हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस की और नंबर की, और कितने में से क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। क्लियर। अब आगे कुछ डीप एनालिसिस के बारे में सोचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सारी चीजों को ध्यान से समझना, एक एक चीज को बारीकी से समझना है हमें। चलिए, अगर मैं बात करूं, सर आप में से बहुत जने स्टूडेंट का डाउट ये रहा होगा कि सर जब हमने आरआरबी का एग्जाम का फॉर्म भरा था, तो उस समय हमें मेंस के लिए हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, सेलेक्ट करनी है, इसका तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आया था। तो फिर मेंस में हम कैसे पता करेंगे कि हम हिंदी ले या इंग्लिश ले? देखो, जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए ये प्रॉब्लम होगी, तो समझना ध्यान से। जब आप मेंस का एग्जाम देने बैठोगे, तो उससे पहले आपके सामने एक लैंग्वेज चूज के लिए ऑप्शन आएगा। अब ये लैंग्वेज चूज है, ये किसके लिए होगा? लैंग्वेज सिलेक्शन। देखना, अगर आप मान लो हिंदी सेलेक्ट करते हो, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी में आएंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे। ये यहां पर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, वो आपके क्वेश्चन के आधार पर होगा कि आप क्वेश्चन किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। तो क्या सर, हमने मान लो हिंदी सेलेक्ट कर लिया और हमें मान लो क्वेश्चन के रियल टाइम में इंग्लिश में जाना है, तो हम नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। आप वहां पर ऊपर एक ऑप्शन होगा, आपको अगर इंग्लिश में जाना है, उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है, तो आप क्लिक करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख पाएंगे। तो सर हमारे पास में इंग्लिश डे मेंस के लिए या हिंदी डे, ये कैसे पता चलेगा? जब आप एग्जाम दे रहे होंगे मेंस का, तो आपके सामने ऊपर में ये 4-5 सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और जीए हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये होंगे। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर आप इंग्लिश पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इंग्लिश का एग्जाम खुल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में अपना एग्जाम देना चाहते हो, तो इंग्लिश में दीजिए। और अगर आप हिंदी पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने हिंदी का एग्जाम खुल जाएगा। अगर आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर खुलेगा, हिंदी में देना चाहते हो, तो आप हिंदी में दीजिए। अब समझना ध्यान से। मान लो मेरे को इंग्लिश में एक बार ट्राई करना था। देखो, ट्राई नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान लो मैं इंग्लिश देने की सोच रहा हूं, तो मैंने इंग्लिश को ओपन किया। इंग्लिश में मान लो मैंने 8 से 9 मिनट खत्म किए, और 8 से 9 मिनट में मेरे पास में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है। 8 से 9 मिनट मैंने दे दिए, 3 से 4 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए। उसके बाद में मेरे हाथ कांपने लगे, मुझे लगा ये क्या आ गया इंग्लिश में, मुझसे तो इंग्लिश सॉल्व नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा? मैं सोचूंगा क्यों ना मैं अब हिंदी सेलेक्ट करूं, और मेरा जो भी आगे वाला एग्जाम है वो हिंदी में दूं, हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हिंदी लैंग्वेज को चूज करूं। तो सर इससे क्या होगा? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे लॉस क्या है समझना।
जो आपने ये इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, जैसे ही आप हिंदी में मूव ऑन करेंगे तो ये 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, यानी कि हिंदी से आपको वापस शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये आपने जो 8 से 9 मिनट इंग्लिश में दिए थे, अब ये भी टाइम खत्म हो चुका है। आपको इस टाइम का वापस यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। ये टाइम चला गया, ये यहाँ पर काउंट नहीं होगा। हिंदी के लिए आपको वापस अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा, आपको वही काउंटिंग होगी। जैसे मान लो 1 घंटा 2 घंटे का पेपर है और 9 मिनट हाथ में इसमें दे दिए, तो रेस्ट जो भी मिनट है वो ही बचेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर ये गलती मत करना, क्योंकि यहां पर आपका समय भी खराब हो रहा है, प्लस यहां पर आपने जो क्वेश्चन सही किए थे वो भी आपके कहीं ना कहीं जाकर वहां पर 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक पैटर्न, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, अधिकांश स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होगा। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर इंफॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं, तो प्लीज लाइक करके भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, अब बात क्या करेंगे हम, अब बात करेंगे हम मैथ्स की। देखो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे पेपर को देना है, क्योंकि 2019 में मैं ये पेपर देके आया हुआ हूं पीओ मेंस का, ध्यान रखना। तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ का सबसे पहले आप सब्जेक्ट, मैथ का सिलेबस क्या क्या आ सकता है, डीआई, अरिथमेटिक हो गया हमारा, ठीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, उसके बाद में आपके नंबर सीरीज पूछी जा सकती है, रॉन्ग नंबर सीरीज हाई लेवल की, लास्ट ईयर पूछी भी गई थी, मिसिंग नंबर सीरीज, वो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नंबर सीरीज हो गई, और अप्रोक्सीमेशन के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आएंगे तो। कुल मिला के ये इतना ही मेंस का सिलेबस है मैथ का। अरे सर इतना ही, अरे इतने में ही सारा कुछ मैथ कवर हो गया भाई। क्योंकि अगर आप डीआई बनाओगे तो डीआई के 4 से 5 सेट आपको दिखने को मिलेंगे, और ये 4 से 5 में 1-2 डीआई तो आपको पूरी पूरी अर्थमेटिक पर बेस ही मिलेगी, अर्थमेटिक के बिहाफ पर। एक जो आपके सामने डीआई होगी वो लॉजिकल डीआई होगी, उसमें आपको लॉजिक का पता करके फाइंड करना होगा, और एक डीआई होगी वो थोड़ा सा इजी होगी इन सारी डीआई से, उसको आप इजीली बना सकते हैं। क्लियर? डाटा सफिशिएंसी भी पूरा पूरा अर्थमेटिक पर आधारित ही है, ध्यान रखना। डाटा सफिशिएंसी कब कर पाओगे, जब अर्थमेटिक स्ट्रांग है। क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी पूरा पूरा अर्थमेटिक पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपकी अर्थमेटिक स्ट्रांग है तभी आप क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन तो प्री में अगर आपने की है, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है, तो मेंस में आपको अलग से नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ये हुआ मेरा मैथ का। मैं सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रीजनिंग में भी पता करते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारा सिलेबस है रीजनिंग का मेंस के लिए, देखना। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है पजल भाई साहब का रहता है। उसके बाद में यहां पर भी डाटा सफिशिएंसी आएगी। उसके बाद में यहां पर कोडेड, अब देखो भाई प्री में क्या होता था, कोडेड शब्द हट जाता था, बाकी सारी चीजें सेम, जैसे ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में इन सारे नाम के आगे एक बार कोडेड चिपका देना। फॉर एग्जांपल कोडेड ब्लड रिलेशन मैंने करवाए हुए हैं, नहीं करवाए हुए दोबारा सेशन लेंगे, कोई बात नहीं। कोडेड चिपका रहने दो, आगे इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी। तीसरा कोडेड चिपका रहने दो, या तो कोडेड सिलॉक्स आ सकते हैं या रिवर्स सिलोलिज्म भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो इनपुट आउटपुट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा इनपुट आउटपुट। इसकी भी क्लास मैंने ली है और भी लूंगा मैं आगे आने वाले दिनों में, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद और डायरेक्शन सेंस से भी कोडेड चिपका देना, कोडेड डायरेक्शन भी आते हैं मेंस में, ध्यान रखना, कोडेड डायरेक्शन। ठीक है, और उसके बाद में कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, एजम्पशन वाले हो गए, ये सारे होते हैं कोज एंड एक्शन वाले। तो यहां से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ये सारा रीजनिंग का सिलेबस है मेंस का, चाहे आप आरआरबी क्लर्क की बात करें या आरआरबी पीओ की बात करें। अब और क्या है समझना ध्यान से, ये रीजनिंग का हमने किया। ओके, अब हम करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी के बारे में। क्लियर? देखो इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, जिसमें आप अपना मेंस का एग्जाम दोगे। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वही है रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव आरसी। अगर आप इंग्लिश में दो तब भी, हिंदी में तो तब भी। आपके सामने एरर आएंगे,
अगर आप इंग्लिश में दो तब भी, हिंदी में तो तब भी। इंग्लिश में भी एरर आते हैं, हिंदी में भी एरर आते हैं। हिंदी में एरर को शायद त्रुटि कहते हैं, त्रुटि रहित इस टाइप से आपके सामने लिखे हुए होंगे। आपके सामने वो क्या कहते हैं, पैराग्राफ दिए हुए होंगे, उसमें एरर आपको हिंदी में फाइंड करनी है। जो आप इंग्लिश में दे रहे हैं सेम वैसा ही हिंदी में भी है, कोई चेंजेस नहीं है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में सिनोनिम होते हैं, हिंदी में इसे पर्यायवाची बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एंटोनिम की बात करूं तो इंग्लिश में एंटोनिम हो गया, हिंदी में इसे विलोम शब्द बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हमारे सामने क्या हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गई, वैसे हो गए, फ्रेजल वर्ब हो जाती है, ये सारी चीजें इंग्लिश में है। तो हिंदी के लिए भी यही लोकोक्तियां एवं मुहावरे कहते हैं हिंदी में, इसको ध्यान रखना। लोकोक्तियां एवं मुहावरे इसको हिंदी में कहते हैं, तो ये हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे सामने और क्या आ सकता है, पैराजंबल आ सकता है। इंग्लिश में पैराजंबल आता है, हिंदी में भी पैराजंबल आएंगे, ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस की, तो मोटा मोटा सेम ही है। जो चीज इंग्लिश में आ रही है वही आपके हिंदी में भी पूछेगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। बहुत ही सारी डीप एनालिसिस कर रहे हैं, डीप में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, क्योंकि देखो एक जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो मेंस इस बार पहली बार दे रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा। उन्हीं सारों चीजों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, ध्यान रखना। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। कंप्यूटर का आपको बेसिक पूरा नॉलेज होना चाहिए भैया, ध्यान रखना आपको। अब क्या था पहले और अब क्या चेंजेस है कंप्यूटर में, समझना। अगर आप 2018 या 2017 के कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो एकदम बेसिक पूछा गया, कुछ भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन 2019 से कंप्यूटर में भी कुछ लेवल को बढ़ाया है। कंप्यूटर में भी अब सारी बेसिक चीजें नहीं पूछ रहा, कुछ ना कुछ लैंग्वेज से, जावा से, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मतलब बहुत ही थोड़ा बहुत डीप में भी पूछा जा रहा है। तो आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर तो नॉलेज पूरा होना चाहिए, प्लस एडवांस कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एडवांस कंप्यूटर भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जीए, जनरल अवेयरनेस। ये क्या भैया, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट बात करेंगे करंट अफेयर सीए की, सेकंड बात करेंगे स्टैटिक जीके की, और थर्ड बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस की। सारी चीजें बताऊंगा। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर आपको पता है लास्ट 6 मंथ के आपको लेने हैं। जैसे आपका आरआरबी पीओ की बात करूं तो 25 सितंबर को एग्जाम होना है। तो आप ट्राई ये करें कि 1 मार्च से 24 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर को रट लें, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो आपके ओवरऑल कट ऑफ को इंक्रीज करेगा। क्लियर। और अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके में कैपिटल करेंसी हो गई, कैपिटल करेंसी हो गई, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टेंपल हो गए, एयरपोर्ट हो गए, गवर्नर्स के जो रिसेंटली में गवर्नेंस हुए हैं, जो गवर्नर चेंज हुए हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ, जो भी मतलब चेंजेस हुए हैं, वो स्टैटिक पार्ट में आएगा। और अगर मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो बैंकिंग अवेयरनेस में क्या है देखना। सबसे पहले आपके सामने बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आरआरबी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपके काम करेंगे, यहां तो आएंगे, प्लस आपके आरआरबी पीओ का जब इंटरव्यू होगा तब भी आपके ये सारे फैक्ट काम आएंगे। प्लस जैसे बैंकिंग अवेयरनेस में क्या है देखना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 6 महीने में एसबीआई ने किसी बैंक के साथ में या किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे वो उस इंश्योरेंस कंपनी की अपने बिहाफ पर, अपने मतलब काउंटर से, अपने टेबल काउंटर से वो बैंक का इंश्योरेंस को सेल करेगी। मान लो वो एलआईसी से एक एग्रीमेंट हुआ है, अब कितने हजार करोड़ का हुआ है, कितना एग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या पॉलिसीज है, उसके बारे में पूछ सकता है कि हाल ही में अभी एसबीआई ने एक एग्रीमेंट किया है बैंक का इंश्योरेंस नाम से, ये फलाना एग्रीमेंट है, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में किया है, ये आ सकता है। कैसे भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस का भी पार्ट है, ये ध्यान रखना। तो करंट अफेयर, करंट में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी हो रही है घटनाएं, या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ स्कीम है, कुछ भी ऐप लॉन्च हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट होगा। उसके अलावा जैसे आरबीआई हो गया, आपके सामने आरआरबी हो गया, इनके एकदम मतलब डीप में तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है बैंकिंग से, तो यहां से ये भी पूछ सकते हैं कि आरआरबी का फाउंडेशन ईयर क्या है,
आरआरबी से पहले क्या था, आरआरबी का हेडक्वार्टर पहले क्या था, ये सारी चीजें भी पूछ सकता है। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। तो हमने यहाँ पर बात की सारों की कि हमारा एक्चुअली में सिलेबस क्या है सर ये बता दो, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर, सिलेबस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब यहां पर समझना दोस्तों कि मेरे यहां पर क्या गलती की थी, मेरे साथ क्या गलत हुआ था 2019 में। 2019 की मैथ की सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो 3.75 थी आउट ऑफ 40। 40 में से, सॉरी 50 आउट ऑफ 50 होगा, 50 में से 3.75 नंबर की कट ऑफ थी मैथ की। क्लियर, समझ पा रहे हैं चीजों को। अब ये इतनी कम कट ऑफ थी, आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ है नंबर के मुकाबले। क्लियर है। अब ऐसा क्यों, मैंने क्या किया, 8 क्वेश्चन मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ मैथ में बना लिए थे 20 मिनट में। लेकिन मुझे क्या पता था कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी। तो मैंने गलती से क्या किया, मैंने मतलब टाइम कम था और पहला एग्जाम था मेरा मेंस का, तो मैंने गलती से क्या किया, तुक्के लगा दिए मेंस में, मैथ के एग्जाम में जो रेस्ट क्वेश्चन बचे थे, जिससे मेरे कहीं ना कहीं पूरा नेगेटिव मार्किंग होके मेरे ओवरऑल जब नंबर आए थे तो 1.25 के आए थे मैथ में। उस समय मेरे 56 के अराउंड नंबर थे टोटल, और ओवरऑल कट ऑफ थी 78। गुजरात से मैंने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, बाकी सारों की मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो चुकी थी, लेकिन मैथ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं थी। अगर मैथ की भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होती तो 58 नंबर होते अप्रोक्स, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में तो मैं अभी भी रह जाता। अब समझना, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमारा क्या है, हम तो मैथ में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कितने, 40, और रीजनिंग में भी कितने अटेम्प्ट करेंगे, 40। ठीक है, तो सर 80 क्वेश्चन तो हमने यहां से अटेम्प्ट कर लिए, क्या हम मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो रेस्ट सब्जेक्ट है वो अपनी ऐसी तैसी करवाने थोड़ी ना है एग्जाम में भैया, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। आरआरबी के एग्जाम की सबसे खास बात यही है कि आप अगर ओवरऑल कितना ही आपके ओवरऑल 120 नंबर है, लेकिन आपने कंप्यूटर में सिर्फ 1 नंबर या 0 नंबर ही गेन किए हैं तो सिलेक्शन रुक गया भाई। इसीलिए आरआरबी में हर एक सब्जेक्ट को तवज्जो देना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर एक सब्जेक्ट को आपको तवज्जो देना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तब भी कहीं ना कहीं आरआरबी का मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में देखी। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे जब आने वाला सेशन होगा, देखो मैं कल से ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक मेंस की क्लास कंडक्ट करूं दोपहर में। टाइम मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोग एग्री हैं और आप चाहते हैं कि सर हम आएंगे एकदम, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं सर हम आएंगे आप लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे, कल से अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आती है, आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, और एकदम 100% 1 से 2 सेट आपको मिलेंगे इसी डीआई पर आधारित। तो अर्थमेटिक बेस पर जितनी डीआई बन सकती है उन सारों की मैं डे बाय डे आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आप एग्री है तो कमेंट में लिखना यस सर हम एग्री हैं, और हम लाइव कनेक्ट होंगे। टाइम और सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। क्लियर। अब लास्ट चीज समझना ध्यान से, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, हालांकि ये जब मेंस देने जाओगे तब के काम का, लेकिन अभी भी समझ लीजिए आप लोग, समझना ध्यान से। रीजनिंग मैथ आप जब एग्जाम देने जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको जो चूज करना है, आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि पहले हम किसको दें, क्योंकि इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आपके सामने 120 मिनट है, आप चाहे 120 मिनट के पूरा टाइम मैथ में दे, रीजनिंग में दे, वो एग्जामिनर आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमें टाइम बांटना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं अगर आपको सजेस्ट दूं तो रीजनिंग को ही चुनना। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तब हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है, और रीजनिंग तब भी पॉसिबल है जब आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब हम जाएंगे तो दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, उसके आधार पर हम रीजनिंग को चूज करेंगे। रीजनिंग में आपको स्टार्टिंग में 25 मिनट से 27 मिनट के बीच में ही देने हैं। इस 25 से 27 मिनट में ट्राई करना कि आप 15 से 20 नंबर रीजनिंग में गेन कर लें। अरे सर 15 से 20 नंबर ही 40 क्वेश्चन में, ये तो बहुत कम बता रहे हो। जब मेंस देने जाओगे तब इस बात का पता चल जाएगा कि ये कम है या ज्यादा है। क्लियर। क्योंकि मेंस है, हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आप 15 से 20 नंबर अगर 25 से 27 मिनट में लेके आ रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है, ध्यान रखना। मैथ में भी आपको इतना ही समय देना है, 25 से 27 मिनट। और मैथ में अगर आप 10 से 15 नंबर लेके आ रहे हैं मेंस में,
तो ये एक गुड अटेम्प्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेंस का पेपर है भैया, हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। 10 से 15 नंबर भी अगर आप लेके आओगे तो ये एक गुड है। बात करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर और करंट अफेयर जीए, ये सेक्शन वो है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तब तो डायरेक्ट टिक, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी ना कि आपने आपसे पूछा कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तब आप एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाकर एसबीआई का हेडक्वार्टर निकाल देंगे। अगर आपको पता है एसबीआई का हेडक्वार्टर बंबई में है तब तो ठीक है, नहीं पता तो इसमें कोई अलग से तो गणित लगानी है नहीं। तो अगर मैं मान के चलूं कंप्यूटर में आप 10 से 12 मिनट भी देते हैं तो आपको कम से कम 30 प्लस स्कोर तो कंप्यूटर में करना ही होगा, क्योंकि यहां अगर आप इतना कम करोगे और आपको ओवरऑल सेक्शनल ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट में आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा, तब भी कहीं ना कहीं जाके आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल पाएंगे। सेम अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, देखो भैया हिंदी और इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग जाती है, ध्यान रखना। इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ शायद मेरे को याद नहीं है कंफर्म, शायद 1.25 के अराउंड गई थी, एक बार एग्जैक्ट बताना। और हिंदी की जब मैंने दिया था उस समय 19.75 गई थी। अब देखो, अब अगर आप इंग्लिश चूज करोगे, आप सोचोगे कि सर सेक्शनल तो 1.25 है, लेकिन क्या आप ओवरऑल स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में? क्या आप ओवरऑल स्कोर कर पाएंगे? आपने अगर इंग्लिश में 5 नंबर ही गेन किए तो क्या आप ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या नहीं होगा। इसी वजह से कहूंगा अगर आप हिंदी चूज करते हैं और हिंदी में आपने 25 से 30 स्कोर कर लिया तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होगी, प्लस ये मार्क्स आपके ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में भी सहायता प्रदान करेंगे। क्लियर? हिंदी इंग्लिश हो गया। हिंदी इंग्लिश में भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट दे सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, सेक्शनल है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आप देख लेना। अगर आप हिंदी करते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो यहां पर भी आपको ट्राई ये करना है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में करके आए विद द एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ध्यान रखना, गलत नहीं हो। मेन बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर जो आते हैं वो पूछेगा तो एकदम, मान लो मैंने कहा कि इंडिया के साथ में यूएस का एक एनवायरमेंट के फील्ड में एक एग्रीमेंट हुआ है $400 मिलियन का, तो वो उस पूरी न्यूज को एक क्वेश्चन में बनाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन में, और लास्ट में लिख देगा कि भाई कितने डॉलर का एग्रीमेंट हुआ। तो आपका समय तो खराब हो गई, क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे। तो यहां पर लेंदी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर आप अगर 15 से 20 मिनट देते हैं और यहां पर भी स्कोर आपको कम से कम 25 से 30 करना पड़ेगा विथ एक्यूरेसी, ध्यान रखना। अब समझना ध्यान से, 20 क्वेश्चन मैं मानता हूं आपने रीजनिंग में किए, 15 क्वेश्चन मैथ में किए, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपने कंप्यूटर में किए, 25 क्वेश्चन इंग्लिश या रीजनिंग में, इंग्लिश या हिंदी में किए, और 30 क्वेश्चन मैं मान लेता हूं एक बार आपने किसमें, जीए में किए। तो आपने कितना गेन किया? 10 हो गया, ये 3 3 9 10 और ये 11 12, 120। हालांकि ये 120 नहीं होगा, मुझे पता है, बहुत है 120 स्कोर, लेकिन अगर आप 120 का टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं जाके आप 100 के अराउंड पहुंच पाएंगे। टारगेट बड़ा लोगे तब कहीं ना कहीं छोटे चीज को अचीव कर पाओगे, टारगेट ही छोटा लेके चलोगे तो बहुत कम में आ जाओगे, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। ये पूरा एक टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें टाइम इसको ज्यादा देना है, तो ये आपका दिमाग है, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाओगे तो वहां पर आपका दिमाग चलेगा। जब जो मर्जी आए आप कर सकते हैं, तुरंत रीजनिंग कर रहे हैं मैथ में जाइए, मैथ कर रहे हैं कंप्यूटर में जाइए, आप पूरा फ्री है एकदम। वो आपको 120 मिनट देगा और आपके सामने ये 5 सब्जेक्ट है और 120 क्वेश्चन है। ये आपकी दिमाग की उपज है कि आप उसको कितना सॉल्व कर पाते हैं, क्या क्या चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? ये सारा डेटा मैंने आपको आज मेंस का बताया है। जो पहली बार मेंस देगा उसके लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि उसने शायद ऐसा कभी वीडियो नहीं देखा होगा कि उसको इतना डीप में इन सारी चीजों का ज्ञान करवाया जा सके। नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियो में, कुछ दिनों में मैं ये भी बताऊंगा कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश या जीए का क्या सोर्स रहना चाहिए, कहां से इन चीजों को पढ़ के कवर कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग अंकित क्लासेज है आपके साथ में, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको आगामी दिनों में बताऊंगा जरूर। मैथ की कल से ही स्टार्ट करूंगा, आधे घंटे की क्लास लेंगे जिसमें एक डीआई को या 10 अर्थमेटिक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जुड़ना ना भूलना, क्योंकि अभी हमारे पास में समय है, लगभग 1 महीना पूरा है, 1 महीना 10 दिन है, 40 दिन हमारे पास में है मेंस के। ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, आपकी सीट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ध्यान रखना। वैकेंसी 100 है, 200 है, हमें 1 सीट से मतलब है, और वो 1 सीट हमें चुरा के ले जानी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भाई को जरूर सपोर्ट करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।